न्यूटन लॉस ऑफ मोशन में हम लोगों ने लास्ट क्लास में कांस्टेंट मोशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हमने ये सीखा था कि स्ट्रिंग की जो लेंथ होती है वो कांस्टेंट होती है, तो क्वेश्चंस कैसे करने हैं। फिर हमने ये भी सीखा कि अगर स्ट्रिंग के अलोंग मोशन नहीं होता है किसी केस में, तो हमें उनके डिस्प्लेसमेंट्स के वो कंपोनेंट लेने होते हैं जो स्ट्रिंग्स की तरफ आते हैं। फिर जितना एक बढ़ाता है उतना ही दूसरा घटाता है, और फिर हमने उसके ऊपर कई क्वेश्चंस किए। रॉड के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमें तभी भी सेम कॉन्सेप्ट को ही यूज करना है। जैसे मान लीजिए कि एक दो वॉल्स हैं, एक रॉड है जो कि स्लाइड कर रही है, और इस रॉड का एक एंड जमीन पर है, एक एंड ग्राउंड पे है। अगर ये वाला एंड आगे बढ़ता है किसी वेलोसिटी से v1, तो ये वाला एंड किसी वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा होगा, और हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, मान लेते हैं। ठीक है, तो किसी भी समय अगर ये एंगल थीटा का है, तो आप जैसे स्ट्रिंग के लिए करते थे वैसे ही रॉड के लिए करेंगे। ये लाइन हो गई जो रॉड के अलोंग चली जाएगी, और इस लाइन के अलोंग हमें दोनों के कंपोनेंट्स बराबर करने हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो इस एंगल को भी थीटा कह सकते हो। ये थीटा है तो ये एंगल फिर 90 माइनस थीटा का आ जाएगा, और हम अगर दोनों के कंपोनेंट्स इस लाइन के अलोंग इक्वल करते हैं तो v1 का कंपोनेंट इस तरफ हम कह सकते हैं v1 cos थीटा का आएगा, और v2 का कंपोनेंट अगर हम इस तरफ लेते हैं तो ये कंपोनेंट आ जाएगा v2 cos ऑफ 90 माइनस थीटा का। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा का एंगल 90 माइनस थीटा। अब ये दोनों अगर बराबर होंगे तो हम कहेंगे v1 cos थीटा इज इक्वल टू v2 cos 90 माइनस थीटा, और हमें पता है कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो v1 cos थीटा इज इक्वल टू v2 साइन थीटा मिल जाता है। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट हम स्ट्रिंग के लिए भी करते थे कि मोशन अगर स्ट्रिंग के अलोंग नहीं होता था तो उनके कंपोनेंट्स ले लेते थे। रॉड के लिए भी आपको सेम कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। अब अगर कोई दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये एक रॉड है जो कि इस पॉइंट के अबाउट घूम सकती है, और यहां पर हमने एक ब्लॉक रख दिया है। तो मान लेते हैं कि ये रॉड बहुत ही हैवी है या किसी मोटर से ऑपरेटेड है, और ये रॉड जब घूमेगी तो इस रॉड का ये वाला जो पॉइंट होगा ये इस तरफ u की स्पीड से आ रहा है मान लो, और ये जो ब्लॉक है ये आगे v की स्पीड से जा रहा है। तो हमें इस u और v में रिलेशन चाहिए। कभी भी दो डिफरेंट बॉडीज अगर कांटेक्ट में होती हैं तो आपको उस समय क्या करना है कि हमें वो दोनों बॉडीज जो आपस में कांटेक्ट में हैं वो दोनों एक दूसरे पर कांटेक्ट फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन लगा रहे होंगे, और अगर ये और ये कांटेक्ट में है तो हमको पता है कि जो नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन होगा वो कहीं इस तरफ होगा। ठीक है, ये v से आगे बढ़। तो अगर रॉड और ब्लॉक कांटेक्ट में है तो ये लाइन हो गई नॉर्मल रिएक्शन की, या आप ऐसा कह सकते हैं कि ये लाइन ऐसी है जो कि दोनों के परपेंडिकुलर है। इसी डायरेक्शन में रॉड के ऊपर एन इधर लगेगा और इसके ऊपर एन इधर लगेगा। तो जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होती हैं तो आपको सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन के लगने का डायरेक्शन पता होना चाहिए, और फिर उस डायरेक्शन की तरफ दोनों के कंपोनेंट्स बराबर करने होंगे। क्योंकि ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है ये ऑलरेडी इस लाइन के लॉन्ग जा रहा है तो इसको तो नहीं कुछ डिस्टर्ब करना है, लेकिन ये रॉड का ये वाला पॉइंट इस तरफ आ रहा था तो इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा जिस तरफ इन्होंने आपस में कांटेक्ट फोर्स लगाया होगा। ये एंगल थीटा का है तो आप कह सकते हो ये एंगल भी थीटा का होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा और ये एंगल थीटा आ जाएगा, और u का कंपोनेंट उस तरफ जो कि दोनों का कॉमन नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन होगा वो आ जाएगा u साइन थीटा। इधर u cos थीटा आता, इधर u साइन थीटा आता। हमको अलोंग द नॉर्मल रिएक्शन वाले डायरेक्शन की तरफ लेना है, और अब इन दोनों को हम इक्वल करेंगे तो u साइन थीटा और v आपस में इक्वल हो जाएंगे। मतलब आपको क्या करना है, आपको जिस तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगता है उस तरफ के दोनों के कंपोनेंट्स बराबर करने हैं। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। ये कोई स्फीयर है
ये कोई इंक्लाइंड सरफेस है, इसका एंगल थीटा का है। यहाँ पे एक वर्टिकल वॉल है, और ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये फिक्स नहीं है बल्कि ये मूव कर सकता है। तो जब ये इंक्लाइन प्लेन मूव करेगा, इस तरफ मान लो मूव करता है कहीं इस डायरेक्शन में v से, तो जो स्फीयर का सेंटर है ये कितनी वेलोसिटी से आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द स्पीड ऑफ स्फीयर। क्योंकि ये वॉल है, जो कि इस वॉल के कारण ये स्फीयर कभी भी इधर नहीं आ सकता है, तो जब भी ये स्फीयर मूव करेगा ये इसका मोशन। अब आपको जैसे पता है कि ये मैंने एक लाइन ऐसी बनाई है जो दोनों के नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल रिएक्शन इधर लगता है, जो कि स्फीयर के सेंटर से पास करके जा रहा होगा। अब ये स्फीयर किधर जाएगा ये हम थोड़ा समझते हैं। क्योंकि ये वॉल इस स्फीयर को लेफ्ट में नहीं जाने देगी, जैसे जैसे इंक्लाइन प्लेन सरकता जाएगा ये स्फीयर नीचे की तरफ आता जाएगा, और नीचे की तरफ जिस स्पीड से आ रहा होगा वो स्पीड v के बराबर होगी। आप समझ सकते हैं, जैसे जैसे इंक्लाइन प्लेन इधर चलता जाएगा स्फीयर नीचे की तरफ आता जाएगा, तो स्फीयर की स्पीड जो है वो v के बराबर है, जो कि निकालनी है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि नॉर्मल रिएक्शन की जो लाइन है उसी तरफ दोनों के कंपोनेंट्स को इक्वल करना है, तो हमें ये एंगल चाहिए होगा जिससे कि हम इसका कंपोनेंट निकाल पाए। और अगर ये v की स्पीड से इधर, सॉरी ये u मान लेते हैं, और अगर ये इंक्लाइन प्लेन u से आगे जा रहा था तो इधर भी वो u से ही आगे जा रहा होगा, और ये एंगल निकल जाएगा तो उसका कंपोनेंट भी इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब ये एंगल्स कैसे निकालने हैं? तो एंगल्स निकालने के लिए आप ये कह सकते हो कि ये एंगल अगर थीटा का है तो हम ये कह सकते हैं ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा का होगा, क्योंकि ये 90 आपको दिख रहा है, और ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो फिर ये एंगल थीटा हो जाएगा। और इस थीटा का अपोजिट कहीं यहाँ आएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, और ये एंगल थीटा है तो इस एंगल को हम 90 माइनस थीटा कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी ज्योमेट्री लगा के हमने ये एंगल निकाला। उसी तरीके से अगर हम इस एंगल के निकालने की बात करते हैं, तो इस एंगल को निकालने के लिए अगेन हमें थोड़ी सी ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी। अगर हम इस एंगल को निकालने की कोशिश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और दोनों एंगल्स पता चल गए। अगला स्टेप ये होता है कि जिस तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगा है उस तरफ के दोनों के कंपोनेंट्स बराबर कर दिए जाएं। तो v का कंपोनेंट अगर इस तरफ लेते हैं तो ये कंपोनेंट आ जाता है v cos थीटा का, और u का कंपोनेंट अगर इस तरफ लेते हैं तो ये कंपोनेंट आता है u cos 90 माइनस थीटा का। अब ये दोनों अगर हम एक दूसरे के इक्वल कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि v cos थीटा u cos 90 माइनस थीटा के बराबर है। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और ये मिल जाएगा साइन थीटा के नीचे ये cos थीटा चला जाएगा, तो v इज इक्वल टू u tan थीटा। अगर मतलब इंक्लाइन प्लेन u से जा रहा था तो ये स्फीयर नीचे की तरफ v tan थीटा से, सॉरी u tan थीटा की स्पीड से गिर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं, और नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है कि ये एक इंक्लाइंड सरफेस है, इंक्लाइन प्लेन है जो कि मूव कर सकता है, और ये किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। यहाँ पे एक ऐसी रॉड है जो कि इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर आके टकराती है, और ये रॉड को हमने दो सपोर्ट्स के बीच में फिक्स किया हुआ है, जिससे कि ये रॉड का जो मोशन होगा ये सिर्फ वर्टिकल होगा। तो ये रॉड वर्टिकल वाली मान लो नीचे की तरफ हम प्रेस करते हैं, या मान लो इंक्लाइन प्लेन को हम आगे की तरफ मूव करवाते हैं x1 से, तो ये रॉड नीचे की तरफ गिरेगी x2 से, क्योंकि अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो उसको नीचे गिरना पड़ेगा, और ये x1 x2 में क्या रिलेशन है ये निकालना है। अगेन क्योंकि इंक्लाइन सरफेस है तो आप ये कह सकते हो कि ये जो लाइन हमने बनाई है ये नॉर्मल रिएक्शन वाली लाइन है, जो दोनों के नॉर्मल रिएक्शन इसी तरफ लग रहे होंगे। अब दोनों के कंपोनेंट्स हमें इस तरफ बराबर करने हैं। ये वाला जो है x2 से रॉड नीचे आई है, तो हमने रॉड को x2 से
नीचे की तरफ ले आए हैं, रॉड x2 से नीचे आई है, और ये अगर x1 से आगे गया है तो हमने इसको x1 से आगे बढ़ा दिया। अब इस एंगल का कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा, इस एंगल से कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा, ये एंगल्स निकालने की ज़रूरत है और हमें x1 x2 में रिलेशन आ जाएगा। तो इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। अगर इस एंगल को हम थीटा मानते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपको जो दिख रहा है, ये जिस तरफ x2 आ रहा है, इस तरफ अगर हम लेते तो ये थीटा होता, ये 90 डिग्री होता यहाँ पर, तो ये 90 माइनस थीटा होता, तो ये एंगल थीटा होता। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते थे, इसी डायरेक्शन में mg लगता था तो mg cos थीटा इधर आता था, का मतलब ये थीटा होता था तभी mg cos थीटा इधर आता था। दूसरा, अगर हमें इस एंगल को निकालने की ज़रूरत है तो इस एंगल को निकालने के लिए ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो इस एंगल को भी 90 माइनस थीटा कह सकते हो। एक बार आपको दोनों एंगल्स मिल गए तो अब कंपोनेंट्स लेने की ज़रूरत है। तो रॉड का जो x2 था उसका कंपोनेंट इस तरफ आएगा x2 cos थीटा, और इसका जो कंपोनेंट इस तरफ होगा वो आएगा x1 cos 90 माइनस थीटा। दोनों को अगर हम इक्वल करते हैं, x2 cos थीटा इज इक्वल टू x1 cos 90 माइनस थीटा, तो दोनों को इक्वल करके आ जाएगा x2 इज इक्वल टू x1 tan थीटा। ये इनके बीच का रिलेशन हो जाएगा। तो जब भी दो बॉडीज कांटेक्ट में हैं, आप नॉर्मल रिएक्शन निकाल ले, डायरेक्शन कौन सा है, उसके मोशन का कंपोनेंट उस तरफ, इसके मोशन का कंपोनेंट उस तरफ, दोनों कंपोनेंट्स को आपस में इक्वल करना होगा, क्योंकि ये जो दूरी है इनके बीच की, ये एक रिजिड सरफेस है, तो ये दूरी कभी चेंज नहीं हो सकती है। तो इसके मोशन का कंपोनेंट इस तरफ और इसके मोशन का कंपोनेंट इस तरफ, दोनों को आपस में इक्वल करेंगे तो हमको रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है वो टेंशन फोर्स का मेथड है। अब इस मेथड से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, तो जैसे हमने स्ट्रिंग के लेंथ का मेथड यूज़ किया तो वो तब ज़्यादा यूज़फुल होता है जैसे जिस तरह के क्वेश्चंस हमने किए थे। ठीक है, अब ये जो टेंशन फोर्स का मेथड है हम ये तब यूज़ करते हैं जब कई सारी पुलीज आ जाती हैं। तो पुलीज आने के केस में, जब बहुत सारी पुलीज हैं, उन केस में हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। अब इस मेथड में कहा क्या जाता है, तो इसमें आप इस बात को समझिए कि जो टेंशन फोर्स होता है वो सिस्टम का इंटरनल फोर्स होता है। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि टेंशन जो है दो ब्लॉक के बीच में है, तो दोनों ब्लॉक को सिस्टम मानेंगे तो ये इंटरनल फोर्स होता है। और अभी फिलहाल ये मान के चलिए कि इंटरनल फोर्स का जो टोटल वर्क डन होता है वो 0 होता है। क्यों होता है, मैं आपको वर्क पावर एनर्जी में बताऊँगा। अब वर्क निकालते कैसे हैं, तो वर्क निकालने के लिए आप ये बात समझिए कि अगर कोई भी फोर्स लगता है F का और इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट होता है S का और इनके बीच में एंगल थीटा का है, तो जो वर्क होता है ये F इंटू एस इंटू कॉस थीटा का होता है। ये जनरल फॉर्मूला है वर्क का। जनरल केसेस की अगर हम बात करें, मतलब स्पेशल केसेस की बात करें, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट्स अगर एक ही तरफ हैं तो ये थीटा 0 हो जाता है और ये वर्क डन आप सिंपली F इंटू एस लिख सकते हो। और अगर किसी केस में फोर्स इधर लग रहा है लेकिन मान लो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, हो सकता है कोई और फोर्स लग रहे हो जिनके कारण डिस्प्लेसमेंट उधर हो गया हो, लेकिन ये जो फोर्स था अगर इसका डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है तो थीटा 180 होगा और वर्क डन को हम माइनस एफ इंटू एस कहेंगे। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही तरफ है तो वर्क डन प्लस एफ एस है, अपोजिट है तो माइनस एफ एस है, और किसी भी एंगल थीटा पर है तो इतना है। इस मेथड में हमको करना क्या है, इस मेथड में हमको करना है कि नेट वर्क बाय टेंशन फोर्स इज 0। बस इस बात का ध्यान देना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इंटरनल फोर्स का नेट वर्क डन 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हम एक कोई क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग स्ट्रिंग के लेंथ के मेथड से करते थे, लेकिन वहाँ पे ये मेथड लंबा होता था। जब भी कई सारी पुलीज आती हैं तो हम इस बात की कोशिश करेंगे कि हम इस टेंशन के जो वर्क डन निकाल के उसको 0 कर देंगे। तो जैसे ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें आगे बढ़ने के पहले एक बात और समझिए आप कि जो पुली होती है ये मासलेस होती है, और अगर इसमें अगर दो रस्सियाँ, ये रस्सी आई और ये रस्सी ऊपर चली गई, घूम कर आकर ऊपर चली गई, और यहाँ पे कोई दूसरी रस्सी है, ठीक है, तो हमेशा ये टेंशन T है तो ये टेंशन T रहेगी क्योंकि सेम रस्सी है, तो इस रस्सी में टेंशन हमेशा 2T के बराबर होगी। तो जब भी टेंशन की बात हम करते हैं और पुलिस अगर आती है
तो अगर एक रस्सी आई है तो टी और टी टेंशन दोनों बराबर होगी, सेम रस्सी है, लेकिन इस रस्सी में जो टेंशन होगी वो 2t के बराबर होगी। इसका मतलब अगर हम ऐसा मानते हैं कि इस रस्सी में टेंशन t है तो इसमें भी t है और इसमें भी t है, क्योंकि सेम स्ट्रिंग चली गई है, लेकिन ये t है तो यहाँ पे टेंशन 2t के बराबर होगी। ठीक है, ये t है तो यहाँ भी 2t के बराबर होगी, बट हमें उससे मतलब नहीं है। हमें एक्चुअली देखना है कि ये जो ब्लॉक है इसमें कितनी टेंशन लग रही है और ये जो ब्लॉक है इसमें कितनी टेंशन लग रही है। तो एक में t लग रही है, एक में 2t लग रही है। इनमें से एक ब्लॉक नीचे आएगा, मान लेते हैं कि ये ब्लॉक नीचे आता है x1 से, तो ये ब्लॉक ऊपर चला जाता है x2 से। अब जो भी टेंशन फोर्स लग रहे हैं उन्होंने कितना कितना वर्क डन किया ब्लॉक पे, तो ये फोर्स जो लगा है और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो वर्क डन हम कह सकते हैं प्लस एफ इंटू एस होगा। तो वर्क डन कितना लिख सकते हैं, टी इंटू x2। अब ये जो फोर्स लगा है टेंशन का ऊपर लगा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ है, तो फोर्स ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो वर्क डन को हम माइनस एफ एस लिखेंगे, तो माइनस ऑफ 2t(x1) आ जाएगा। ये टेंशन का टोटल वर्क डन हो गया, एक इस ब्लॉक पे एक इस ब्लॉक पे, टोटल वर्क डन निकाल लिया टेंशन का और इसको 0 के बराबर कर देंगे, t और t कैंसिल हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू 2x1 आ जाएगा, v2 इज इक्वल टू 2v1 आ जाएगा और वही रिलेशन a2 इज इक्वल टू 2a1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने दोनों ब्लॉक्स के बीच में एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी का रिलेशन निकाला। और समझते हैं, ये पुली है, यहाँ पे पुली गई, फिर ये पुली है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे दूसरा ब्लॉक, ये जाके ऊपर बंद गई, ये भी ऊपर बंद गई और ये भी ऊपर बंद गई। इनमें से कोई एक ब्लॉक नीचे आएगा, मान लेते हैं कि नीचे आ रहा है x1 से और ये ऊपर जा रहा है x2 से और हमें रिलेशन निकालना है। तो अगेन हम टेंशन का मेथड यूज करेंगे और जो सबसे लंबी रस्सी है कोशिश करते हैं कि उसमें टेंशन मानते हैं, सबसे लंबी रस्सी ये गई है और अगर इसमें टेंशन t है तो ये भी t है, ये भी t है, ये भी t, ये भी t, क्योंकि सेम रस्सी ऊपर से नीचे तक यहाँ से आ गई। ये दोनों में टेंशन t और t है, तो जैसा हमने सीखा कि इसमें टेंशन 2t होगी, ये दोनों t और t है तो इसमें टेंशन 2t होगी। टेंशन हमेशा ब्लॉक से दूर लगती है, ये दोनों टेंशन ब्लॉक से दूर लग गई और इसमें टेंशन t थी जो कि रस्सी के लॉन्ग इस तरफ लग रही होगी। टोटल वर्क डन निकालना है, ये टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट ऊपर, वर्क डन कितना हो गया, t इंटू x2। ये टेंशन दोनों मिला के 4t है, इस पूरे ब्लॉक के ऊपर जो टोटल टेंशन लगी है इस ब्लॉक के ऊपर वो 2t मिला के 4t ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो वर्क नेगेटिव आएगा, फोर्स ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो फोर्स कितना है टोटल -40 इंटू x1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा x2 इज इक्वल टू 4x1। ये इनके डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन है, वही रिलेशन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में आएगा। ठीक है, आप ऐसा भी कह सकते हैं जिस रेशियो में टेंशन होती है उसके अपोजिट रेशियो में इनके डिस्प्लेसमेंट होते हैं। मतलब अगर ये टेंशन इसकी टेंशन इससे 4 टाइम्स है, बड़े वाले ब्लॉक की टेंशन इससे 4 टाइम्स है, तो छोटे वाले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट बड़े ब्लॉक का 4 टाइम्स। मतलब अगर टेंशन जिसमें ज़्यादा है उसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा, इसलिए x2 जो होगा वो x1 का 4 गुना होगा। तो जिस रेशियो में टेंशन होगी उसके अपोजिट रेशियो में उनके डिस्प्लेसमेंट्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 3 पुलीज हमने यूज़ करी हैं और ये ब्लॉक है और यहाँ से एक दूसरा ब्लॉक। ठीक है, ये ब्लॉक मान लेते हैं कि अगर नीचे की तरफ जाएगा x1 से तो ये ऊपर की तरफ जाएगा x2 से और हमें रिलेशन निकालना है। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मान लो हमने कहा कि ये टेंशन t है, ये टेंशन t है, तो इसको 2t कह सकते हैं और क्योंकि ये रस्सी पूरी सेम आई है तो इसमें भी टेंशन 2t के ही बराबर होगी क्योंकि ये रस्सी सेम। अब अगर ये टेंशन 2t थी ये टेंशन आपको दिख ही रहा है कि ये 2t है तो ये भी 2t है, ये तो 2t और 2t मिला के ये 4t की टेंशन हो जाएगी और यही 4t घूम के यहाँ पर भी आएगा तो 4t की टेंशन, ये 4t इधर चला गया, ये 2t इधर चला गया, ये t इधर चला गया और इसमें t इधर लग रहा है। ठीक, अब टोटल फोर्स जो इसमें लग रहा है ये 7t का है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नीचे है, ये t का है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो क्या लिखेंगे,
ये वर्क डन T इंटू x2 का पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स के सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो माइनस ऑफ 4T इंटू x1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x2 को हम लिख सकते हैं 4x1 के बराबर। तो इस तरीके से ये रिलेशन आ जाएगा x2 इज इक्वल टू 7x1, आई एम सॉरी, ये 4 2 6 और 1 7, तो ये 7T था, ठीक है। तो ये आ जाएगा 70x1, लेकिन फोर्स ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो माइनस 70x1, तो x2 इज इक्वल टू 7x1। तो जब भी कई सारी पुलीज आ जाती हैं तो आप टेंशन का फोर्स निकाल कर वर्क डन निकालते हैं और टोटल वर्क डन को जीरो कर देते हैं, तो हमें उनके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन में रिलेशन आते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर इसका टेंशन इससे 7 गुना है तो इसका डिस्प्लेसमेंट इससे 7 गुना आएगा, जो कि हमें पता है कि x2 इज इक्वल टू 7x1 आता है, ठीक है। कांस्टेंट मोशन हमने सीखा कि कैसे हम रिलेशन निकालते हैं, लेकिन आगे हम ये भी सीखेंगे कि एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालने के बाद एक्सेलरेशंस कितने हैं वो कैसे पता करते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस हमने किए थे उसमें अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, तो जैसे ये एक स्ट्रिंग थी, ये एक पुली हो गई और यहाँ पे एक स्ट्रिंग, एक ब्लॉक है, और ये दूसरा ब्लॉक, ठीक है। हमको दिया हुआ है कि इसका मास है 4m का, इसका मास है m का, और क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मासेस, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर हम इसमें मानते हैं कि टेंशन T है, तो ये रस्सी यहाँ भी गई टेंशन T, यहाँ टेंशन T, तो यहाँ पे टेंशन 2T की आ जाएगी। तो टेंशन सबसे पहले हमने बना ली। अब हमको ये पता है कि हम टेंशन का वर्क डन से रिलेशन निकाल सकते हैं, x1 x2 का निकाला भी था अभी कुछ देर पहले, और वही रिलेशन एक्सेलरेशन में होता है। डायरेक्टली अगर आप करना चाहो तो आप ऐसा सोचो कि जिसके पास टेंशन ज़्यादा है, मान लेते हैं कि ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है और ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, किसी को भी कहीं भी मान सकते हैं, ठीक है। अब आपने अगर ये मान लिया कि इसमें टेंशन ज़्यादा है, इसमें टेंशन कम है, तो जिसमें टेंशन ज़्यादा है उसका एक्सेलरेशन अगर हम a मानते हैं, तो जिसमें टेंशन कम है उसका एक्सेलरेशन 2a हो जाएगा। मतलब टेंशन अगर इसके पास दुगनी है तो एक्सेलरेशन दूसरे वाले के पास दुगना होगा। टेंशन अगर t है और ये 2t है, तो एक्सेलरेशन अगर a है तो इसके पास एक्सेलरेशन 2a होगा। आप चाहो तो x1 x2 से वर्क डन निकाल के भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी लिख सकते हो। अब आता है कि इसमें फोर्स कितना लग रहा है, तो इसमें फोर्स mg का नीचे लग रहा होगा, इसमें जो फोर्स है वो 4mg का नीचे लग रहा होगा। अब दोनों की इक्वेशन अगर लिखी जाए, तो ये ब्लॉक नीचे आ रहा है 2a के एक्सेलरेशन से, तो क्या लिखेंगे, 4mg नीचे है, t ऊपर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 4mg का फोर्स नीचे माइनस t का फोर्स ऊपर इज इक्वल टू 4m इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2a। ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसकी इक्वेशन लिखनी है तो ये ऊपर जा रहा है, तो 2t का फोर्स ऊपर लग रहा है, तो 2t, नीचे लग रहा है mg, तो mg माइनस कर दिया इज इक्वल टू m इंटू a, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। यहाँ से t हमें हटाना होगा, और t हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से, क्योंकि ये t 2t के बराबर हो जाएगा, और जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये इक्वेशन बन जाएगी 8mg माइनस 2t इज इक्वल टू, ये 4 to 8 था, 16 ma के बराबर। अब ये बन गई थर्ड इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशन पर कॉन्सेंट्रेट करें और दोनों को जोड़ दें, और दोनों को जोड़ते ही ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 7mg इज इक्वल टू 17 ma, मतलब a की वैल्यू हो जाएगी 7/17g। इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है 7/17g है, इसका एक्सेलरेशन 14/17g, उसका दुगना उसका एक्सेलरेशन हम कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि टेंशन हमने जो मानी है, टेंशन एक रस्सी में मानेंगे तो दूसरी रस्सी में अपने आप निकल जाएगी। अगर इसकी टेंशन 2t है, इसकी t है, तो जिस पे ज़्यादा टेंशन उसको a मानोगे तो दूसरे वाले के पास अपने आप एक्सेलरेशन 2a के बराबर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। यहाँ पे एक मास हैंग किया गया है, फिर यहाँ से एक स्ट्रिंग आई,
एक पुली ये चली गई, यहां से एक स्ट्रिंग आई, ये पुली के पास से रस्सी घूमकर वापस आती है और फिर यहाँ पर एक और पुली लगा देते हैं हम लोग। नहीं, यहाँ पे एक रस्सी पुली लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे गया है, ये यहाँ पे जाने के बाद मान लेते हैं कि एक और यहाँ पे आता है इस तरीके से और ये ऊपर चला जाता है। फिर यहाँ से जो आया है और यहाँ से जो आया है इससे मिलाकर एक और पुली बना लेते हैं और फिर यहाँ पे मास लगा देते हैं। ठीक है, तो डायग्राम कैसा भी हो सकता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिक चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ये मास मान लेते हैं कि 4m का है, ये मास मान लेते हैं कि 2m का है या m का ही मान लेते हैं, और अब हमें रिलेशन निकालना होगा कि क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे लंबी रस्सी है, इसमें टेंशन T मान लेते हैं। ये रस्सी यहाँ गई T, फिर ये इधर गई T, फिर ये इधर आई T, फिर ये इधर आई T। T और T मिला के ये 2T बन जाएगा, T और T मिला के 2T बन जाएगा और यहाँ पे टेंशन 4T आ जाएगी। ठीक है, अब हमें रिलेशन निकालने की जहाँ तक बात है तो किसी एक को नीचे आता हुआ मानेंगे। मान लेते हैं कि ये मास नीचे आ रहा है तो ये मास ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, इस मास को 2m ले लेते हैं। अब अगर ये नीचे आ रहा है तो अगर आप ध्यान दें कि इस रस्सी में टेंशन T है और इस रस्सी में टेंशन 4T है, मतलब इसमें टेंशन 4 गुना है। जिसमें टेंशन ज़्यादा है उसके एक्सेलरेशन को a मानोगे तो दूसरे वाले के एक्सेलरेशन को 4a लिख सकते हो, क्योंकि टेंशन अगर 4 टाइम्स हुई है तो इसका एक्सेलरेशन 4 टाइम्स हो जाएगा। बाकी यहाँ पर 4mg का वेट लग रहा होगा, यहाँ पे 2mg का वेट लग रहा होगा और हमें अब इक्वेशन लिखनी है। तो इसकी इक्वेशन क्या लिखी जा सकती है, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो हम लिखेंगे T का फोर्स ऊपर माइनस 4mg का फोर्स नीचे इज इक्वल टू 4m इंटू 4a इज इक्वल टू 4m इंटू 4a। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक, इसकी इक्वेशन लिखनी है, नीचे आ रहा है तो नीचे का फोर्स है कितना 2mg का, माइनस ऊपर की टेंशन कितनी है 4t की इज इक्वल टू 2m इंटू a। ये दूसरे की इक्वेशन बन गई। यहाँ 4t है, यहाँ t है, तो हमें 4t चाहिए होगा तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से और ये इक्वेशन बन जाएगी फिर 4t माइनस 16mg इज इक्वल टू 4 16 ऑलरेडी था 64m इंटू a। ये बन गई थर्ड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम आपस में जोड़ देंगे तो टेंशन कैंसिल हो जाएगी और ये मिलेगा माइनस 14mg इज इक्वल टू 66ma। इसका मतलब a की वैल्यू हो जाएगी माइनस 44/66g या a की वैल्यू हो जाएगी माइनस 7/33g। नेगेटिव आया है, नेगेटिव आने से बस ये फर्क पड़ता है कि हमने जो माना था ये नीचे नहीं बल्कि ऊपर जा रहा है। जा कितने से रहा है, जा वही 7/33g से ही रहा है, लेकिन जिसको हमने नीचे माना था वो नेगेटिव साइन बता रहा है कि वो नीचे नहीं बल्कि ऊपर जा रहा होगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू वही रहेगी, बस डायरेक्शन आप रिवर्स कर दोगे। तो इसका एक्सेलरेशन 7/33g, इसका एक्सेलरेशन 4 टाइम्स है मतलब 28/33g इसका एक्सेलरेशन होगा। जैसे कि हमने कुछ देर पहले एक रिलेशन निकाला था, एक इंक्लाइन प्लेन हमें दिया गया था और ये इंक्लाइन प्लेन किसी सरफेस में रखा था जहाँ पे कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, ये सरफेस स्मूथ है और इसके ऊपर एक रॉड है। हमने डायग्राम को इस तरीके से बनाया था। ये इंक्लाइन प्लेन हो गया और इसके ऊपर एक रॉड थी जो कि इसके ऊपर गिर रही थी इस तरीके से। यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है। इस रॉड का मास m का है, मान लेते हैं इसका मास भी m का है, यह एंगल थीटा का है और कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है तो हमसे पूछा गया है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ मासेस। तो अगर कुछ देर पहले हमने जो रिलेशन निकाला था उसके हिसाब से हमने ये सीखा था कि अगर ये x1 नीचे आता था और ये x2 इधर जाता था तो x1 इज इक्वल टू x2 tan थीटा था। ठीक है, मतलब अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है और ये आगे की तरफ जा रहा है तो ये x1 जो था वो x2 tan थीटा था। मतलब अगर हम इसके रिलेशन एक्सेलरेशन को a मानते हैं तो इसका एक्सेलरेशन a tan थीटा होगा। याद करो, आप रिवर्स करके आप देख सकते हो
कि ये अगर x1 है और ये अगर x2 है तो x1 x2 tan थीटा था, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट इसका tan थीटा मल्टीप्लाई करके आता था, तो अगर ये a है तो ये tan थीटा होना चाहिए। बाकी जहाँ तक बात है फोर्सेस की, तो इस डायरेक्शन में कहीं पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहे होंगे, ठीक है। इस इंक्लाइन प्लेन का मोशन राइट में हो रहा है, रॉड का मोशन नीचे हो रहा है, तो रॉड का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो रॉड के लिए क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे। रॉड का ऑब्वियसली उसका जो वेट होगा रॉड का वो नीचे की तरफ लग रहा होगा, m इंटू जी का रॉड का वेट, और रॉड पर नॉर्मल रिएक्शन आपको पता है कि कहीं इस तरफ लग रहा होगा इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ये नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन हो गया रॉड के ऊपर, ठीक है। अब हमेशा याद रखें कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वर्टिकल से थीटा का एंगल बनाता है। आप निकाल भी सकते हैं चाहे तो, क्योंकि ये थीटा है तो अगर आप चाहो तो ये कह सकते हो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा होगा, इसका अपोजिट थीटा होगा। ये नॉर्मल रिएक्शन जब भी लगता है वो वर्टिकल से हमेशा थीटा बताता है। ये मैं आपको ऑलरेडी फ्री बॉडी डायग्राम जब सीखे थे मैंने आपको ये बात बताई थी। तो ये एंगल थीटा का हो गया। तो रॉड के ऊपर एक एन इधर लगा है, एक इधर आया है। ये जो दो सपोर्ट्स हैं इन्होंने भी कुछ ना कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा। अब इनके नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल होंगे तो हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस रॉड का मोशन क्योंकि नीचे की तरफ हो रहा है a tan थीटा से, तो हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की वर्टिकल फोर्सेस की जरूरत है। और इस n का हम अगर वर्टिकल कंपोनेंट ले लें जो कि n cos थीटा आएगा, तो हमें इन सपोर्ट से हॉरिजॉन्टल नॉर्मल रिएक्शन लगे हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या इक्वेशन लिखी जा सकती है इस रॉड की जिसका मास m का है, mg का फोर्स लगा है नीचे माइनस n cos थीटा का फोर्स लगा है ऊपर, तो mg माइनस n cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू a tan थीटा, ठीक है। ये पहली इक्वेशन बन जाएगी इस रॉड के लिए। दूसरी इक्वेशन इंक्लाइंड प्लेन के लिए। इंक्लाइंड प्लेन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इंक्लाइन प्लेन भी एक मास है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। और इंक्लाइन प्लेन राइट की तरफ ए से जा रहा है, क्योंकि राइट की तरफ जा रहा है सिर्फ राइट के फोर्सेस लिए जाएंगे, और सिर्फ राइट या लेफ्ट के हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लिए जाएंगे। तो इसका जो वेट है इंक्लाइन प्लेन का वो लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वर्टिकल है तो उससे हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि अगर इंक्लाइन सरफेस ने रॉड के ऊपर एन इधर लगाया होगा तो ये पलट के एन इसके ऊपर इधर लगाएगा, तो इंक्लाइन सरफेस के ऊपर एन इधर लग रहा होगा। वर्टिकल से ये एंगल हमेशा थीटा होता है। बाकी ग्राउंड ने जो नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा वो भी वर्टिकल है, इसका जो वेट है वो भी वर्टिकल है। वर्टिकल लेने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इंक्लाइन प्लेन का मोशन हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल अगर है तो इस n का कंपोनेंट अगर हम इधर ले लें तो ये n साइन थीटा आ जाएगा। वर्टिकल में क्या आता है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा है। और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, हम लिख सकते हैं n साइन थीटा, इसका मास कितना है कैपिटल M, तो हम लिख सकते हैं n साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू a। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशन से हमें a निकालना है, तो हम कह सकते हैं यूजिंग सेकेंड इक्वेशन n की वैल्यू आ जाएगी ma बाई साइन थीटा, और इसको हम पुट कर देंगे पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। यहां से n को निकालेंगे बाई साइन थीटा और ऊपर पुट कर देंगे तो मिलेगा mg माइनस n की वैल्यू है ma बाई साइन थीटा। यहाँ पे ऑलरेडी cos थीटा था, cos थीटा इज इक्वल टू ma tan थीटा। तो mg की वैल्यू हो जाएगी ma tan थीटा प्लस cot थीटा, ठीक है। ये tan थीटा था, ये cot थीटा उधर चला जाएगा, mm कैंसिल हो जाएगा, g बाई tan थीटा प्लस cot थीटा ये a आ जाएगा। और ये एक्सेलरेशन किसका है, ये एक्सेलरेशन इस इंक्लाइन प्लेन का है। रॉड का निकालना होगा तो tan थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये tan थीटा था, तो रॉड का एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं, और ये हम लोगों ने कांस्टेंट मोशन में इनके बीच का एक्सेलरेशन निकाला था ऑलरेडी। अब उस रिलेशन को निकालने के बाद इनके एक्सेलरेशंस भी निकालने हैं। तो यहाँ पर एक पुली है, यहाँ पे एक मास आया है इस तरीके से, और ये पुली यहाँ अटैच्ड है और ये मास इधर चले, ठीक है। अगर हमको कहा गया है कि इसका मास कैपिटल M का है, इसका मास स्मॉल m का है, तो हमसे बोला गया है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मासेस, नो फ्रिक्शन,
ठीक है, ये हमको बताया गया कि फ्रिक्शन कहीं नहीं है और इनका रिलेशन निकालना है। तो जहां तक बात है, हमें ये पता था कि हमने जब रिलेशन निकाला तो x1 और x2 बराबर आए थे। मतलब अगर हम ये मानते हैं कि ये a से नीचे आ रहा होगा तो ये बड़ा वाला ब्लॉक a से आगे जा रहा होगा, जितना हमने सीखा है। ठीक है, अब आती है इक्वेशंस बनाने के बारे में कि इक्वेशंस क्या बनती है। तो आप अगर इस छोटे वाले ब्लॉक पर देखो तो एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, एक mg लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, एक टेंशन का फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर हम स्मॉल m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो क्या क्या फोर्स आते? एक फोर्स आता mg का नीचे, एक फोर्स आता नॉर्मल रिएक्शन का राइट में, और एक फोर्स आता टेंशन का ऊपर। ये तीन फोर्सेस के ऊपर लग रहे हैं और ये एक्सेलरेशन a से नीचे की तरफ गिर रहा है। लेकिन एक बात अगर आप थोड़ा और ध्यान दें कि जैसा मैंने पहले भी बताया था कि ये छोटा वाला जो ब्लॉक दिख रहा है इसके दो मोशन है, क्योंकि ये नीचे की तरफ तो a से आ ही रहा है, लेकिन बड़ा वाला ब्लॉक जब आगे बढ़ेगा तो इसको धक्का देते हुए बढ़ेगा, और बड़ा वाला ब्लॉक अगर a से आगे बढ़ रहा होगा तो इसके पास a एक राइट में भी होगा। ठीक है, ये आपको मैंने उस समय भी बताया था, क्योंकि बड़ा वाला ब्लॉक जब राइट में जाएगा तो इसको पुश करेगा, और पुश करेगा तो ये a से बढ़ रहा था तो इसको भी a से आगे बढ़ाएगा। अब इसकी दो इक्वेशंस आएंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या इक्वेशन लिख सकते हैं? mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। ठीक है, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर n लग रहा है, इधर कुछ नहीं लग रहा है, तो सिर्फ n इज इक्वल टू ma। ये दो इक्वेशंस इसकी आ जाएंगी। ठीक, तीसरी इक्वेशन इस बड़े ब्लॉक की आएगी, कैपिटल M की। कैपिटल M की क्या इक्वेशन बनेगी? क्योंकि कैपिटल M का मोशन हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की जरूरत पड़नी चाहिए। तो इसका जो वेट है mg, जो इसका नॉर्मल रिएक्शन है ग्राउंड का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जब इसने इसके ऊपर n इधर लगाया होगा तो ये पलट के n इसके ऊपर इधर लगाएगा, तो एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स इधर आना चाहिए। ठीक, और क्या फोर्स आएगा? इस बात को समझो कि ये जो पुली आपको दिख रही है ये इससे जुड़ी हुई है, और पुली अगर इससे जुड़ी हुई है तो पुली पर जो भी फोर्स लग रहे होंगे वो ये माने जाएंगे कि पुली पर जो भी फोर्स लगा है वो फोर्स इसके ऊपर भी लगा है। तो पुली पर अगर ध्यान दे तो एक रस्सी इधर चली गई, एक रस्सी इधर चली गई है, और रस्सी हमेशा खींचने का काम करती है। तो ये रस्सी में टेंशन अगर टी थी तो इस पुली को इधर एक टेंशन टी से खींचा गया है, और यही पुली को इधर भी टेंशन टी से खींचा गया है। तो ये टेंशन टी और टी इस पुली पर इधर लग रही होंगी। अब अगर हम इसके डायग्राम में आते हैं तो हमको पता है कि इस बड़े ब्लॉक का मोशन हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो सिर्फ यही टी काम का है। इसका मोशन वर्टिकल नहीं हो रहा है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो बड़े ब्लॉक के एफबीडी में इस पुली क्योंकि इससे जुड़ी है और इस पुली को टी से राइट में खींचा गया है, तो एक टेंशन का फोर्स इसमें राइट में भी आएगा। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर किसी ब्लॉक से पुली जुड़ी है और पुली पे अगर कोई टेंशन लग रही है तो जो टेंशन पुली पे लग रही है वो टेंशन इस बड़े ब्लॉक पे भी आनी चाहिए। अब इस बड़े ब्लॉक का मोशन अगर ए से राइट में हो रहा है तो टी राइट में है, एन लेफ्ट में है, तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं टी माइनस एन इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए, ये थर्ड इक्वेशन। और अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो आप देख सकते हो माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, प्लस एन माइनस एन कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट में खाली स्मॉल एम ए बचेगा, राइट में 2m प्लस कैपिटल M इंटू ए बचेगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं mg अपॉन 2 टाइम्स स्मॉल m प्लस कैपिटल M इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर कोई बड़ा ब्लॉक छोटा ब्लॉक आता है तो पहले हम कांस्टेंट मोशन से ये पता होना चाहिए कि ये x1 और ये x2 बराबर हैं। जब पता होगा तभी आप एक रिलेशन लिख पाओगे, और जब रिलेशन लिख पाओगे तभी आप आगे उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आज हम लोगों ने कांस्टेंट मोशन का पार्ट बचा हुआ पढ़ा था, और हमने फिर कांस्टेंट मोशन के बाद जो रिलेशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि इनके एक्सेलरेशंस कितने हैं वो निकालना मैंने आपको सिखाया। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज पढ़ेंगे, और फिर हम लोग वेइंग मशीन पढ़ेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज और वेइंग मशीन पढ़ने के बाद ये चैप्टर जाके खत्म होगा, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो फ्रिक्शन है उसमें मूव करेंगे। ठीक है।